हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे आप। और प्रारंभिक परीक्षा आपकी समीक्षा अधिकारी की व्यतीत हो चुकी है। आयोग ने अपनी ऑफिशियल आंसर की को जारी भी कर दिया है। और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, लेकिन अभी तक आयोग की आंसर की के आधार पर कट ऑफ का अनुमान नहीं लग पा रहा है, चूँकि बहुत सारे लोगों के प्रश्नों में वेरिएशन आ रहा है। किसी का बहुत घट रहा है, किसी का बहुत बढ़ रहा है। ठीक है। दूसरी चीज़, आयोग ने कुछ आंसर की भी ऐसी दी है कि मतलब अभी भी कई सारे प्रश्नों पर डाउट है। लेकिन इन सबको दरकिनार करते हुए हम ये चाहेंगे कि जो हो गया सो वो तो हो गया है। ठीक है। अब उसमें कोई तब्दीली या बदलाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों का स्कोर ठीक ठाक है, चूँकि अभी कट ऑफ का भी सटीक अनुमान लगा पाना मुश्किल है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर आपका 110 प्लस है, हालांकि मैंने पिछली बार आपको 100 बताया था, लेकिन अब जो आंसर की आई है तो मतलब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना चाहेंगे हम कि अगर आपका 110 प्लस अगर बन रहा है आरओ के लिए, आरओ का अगर आपका है समीक्षा अधिकारी और 110 प्लस बन रहा है, तो आप मेंस की तैयारी प्रारंभ कर दें। ठीक है। अब देखिए आगे क्या होगा, कितनी मेरिट जाएगी, कितना रिजल्ट आएगा, क्या कट ऑफ होगा, ये तो देखो भी कोई नहीं जानता है। ठीक है। और आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, चाहे यूट्यूब पर या कहीं पर भी, मतलब ये सटीक अनुमान लगा पाना, चूंकि जो आयोग ने इस बार किया है उसके आधार पर, मतलब कि जो पहले परीक्षाएं होती थी तो हम लोग अनुमान लगा लेते थे, मतलब कि कितना जो है, और उसके सटीक आसपास प्रिडिक्शन सही भी हो जाता था। लेकिन इस बार तो आप देख ही रहे, मतलब कि एकदम से दिमाग का दही बना दिया है बिल्कुल आयोग ने कि क्या किया जाए। ठीक है। तो मैं भी आपको कोई मतलब ऐसा गलत सलत कट ऑफ नहीं बताना चाह रहा हूं कि जिससे आप मतलब गुमराह हों या भ्रम की स्थिति में रहें। लेकिन मैं एक मतलब आपको एक पॉजिटिव एक थिंक दे रहा हूं, एक आपको मोटिवेट कर रहा हूं कि अगर आपका 110 प्लस है तो आप मेंस की तैयारी प्रारंभ कर दें। ठीक है। और जो एआरओ के लोग हैं, जो सहायक समीक्षा अधिकारी, वो भी बहुत सच, चुकी आप लोग के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, इसलिए मैं जो है कुछ ऐसे आइडिया दे रहा हूं। बाकी जो एआरओ वगैरह है तो वो अगर उनका 90 प्लस भी है तो वो जो है एआरओ की तैयारी कर सकते हैं। अब बाकी तो देखो इसमें मतलब मेरा कोई दोष नहीं, आपका भी कोई दोष नहीं है, लेकिन फाइनल कट ऑफ क्या होगा ये तो बात की बात है। खैर, तो इसी को हम एक जो है पॉजिटिव व्यू में लेकर के चल रहे हैं और एक पॉजिटिव दिशा में लेके चलेंगे कि अब चूंकि मेंस तो देना ही देना है। ठीक है। जो भी सीटें हैं, जितने भी 1000 कैंडिडेट पास होंगे तो मेंस तो देना ही देना है। तो हम क्यों ना, अब जो बीत गया उसको तो बदल नहीं सकते हैं, तो क्यों ना जो आगे होने वाला है उसमें हम कुछ अच्छा कर सकें। तो जितने भी सौभाग्यशाली लोग होंगे उसमें हो सकता है आप भी एक हों जिनको मुख्य परीक्षा देने का मौका मिले, तो उसी के लिए हम यहाँ पर आज चर्चा करने आए हैं। आज हम जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2021 के लिए जो मुख्य परीक्षा होने वाली है उसका पूरा सिलेबस, पूरा पाठ्यक्रम डिफाइन करने वाले हैं। एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से डिफाइन करेंगे। ठीक है। और कैसे जो है इसको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सी किताबों को पढ़ना है, कौन से नोट्स पढ़ना है। ठीक है। और जैसे पत्र हो गया, निबंध हो गया, तो इन पर बहुत ज़्यादा मतलब चर्चा की आवश्यकता है। तो इनको हम अलग अलग वीडियो में बना करके आपको बताएंगे कि पत्र कैसे लिखा जाए, निबंध कैसे लिखा जाए, सारणी रूप कैसे लिखा जाता है, और गद्यांश आप कैसे उसका सारांश निकालेंगे। ठीक है। शीर्षक निकालेंगे, रेखांकित अंशों की व्याख्या करेंगे, तो ये भी चीज़ें आपको बता देंगे। निबंध की आपको पूरी ड्राफ्टिंग फॉर्मेटिंग होगी। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम आज से अपना जो है मुख्य परीक्षा के लिए बस मतलब बैच समझ लो या जो भी रणनीति समझ लो, कह लो इसको। ठीक है। और इसकी सूचना आपको जल्दी ही मिल जाएगी हमारे जो ग्रुप हैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पर, कि मुख्य परीक्षा कैसे प्रारंभ होगी, कैसे आप जो है ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। आज हम आपको पाठ्यक्रम को पूरा डिस्क्राइब कर दें कि क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, तो इस पर पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। बाकी सब कुछ आपको बस आज से ही प्रारंभ हो गया है, तो अनवरत रूप से आपको डेली एक वीडियो मिलेगा जिसमें आपको हम कुछ ना कुछ बताएंगे मेंस के बारे में, जिससे कि आपकी मुख्य परीक्षा की बहुत अच्छी तैयारी हो सके। ठीक है। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं। पाठ्यक्रम और हमारी रणनीति, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जिससे कि हमारी मुख्य परीक्षा भी अच्छी हो। ठीक। हालांकि ऐसा नहीं, पेपर प्री का काफी लोगों का अच्छा हुआ, ऐसा हमारे पास कमेंट आ रहे, किसी का 125 प्लस है, 130 प्लस है, मतलब काफी लोग अच्छा किए हैं। ठीक है। लेकिन अब हो सकता है किसी का पेपर बिगड़ गया या पढ़ा हुआ नहीं आया। ठीक है। तो उसमें किसी का दोष नहीं है।
और बाकी नोट से कितना फंसता नहीं फंसता है ये तो बात की बात है, एक हम तो आपको गाइड कर सकते हैं और मुझे नहीं लगता कि किसी भी नोट से फंसा होगा ऐसा, ठीक है। तो या किसी बुक से मतलब डायरेक्ट फंस गया हो तो आप किसको दोष देंगे, किसी प्रकाशन वाले को या किसी यूट्यूबर को या किसी टीचर को आप किसको दोष दे सकते हैं। जब आयोग ने इतना एकदम से पासा पलट दिया तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलिए खैर शुरुआत करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, ये जो आपकी मुख्य परीक्षा होती है वो टोटल आपकी 400 नंबर की होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कितने? 400 मार्क्स, 400 नंबर की मुख्य परीक्षा होती है। और एक बात और क्लियर कर दूं, जो प्रारंभिक परीक्षा में आपके कितने भी नंबर हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप क्वालिफाई हैं तो वो सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। जो मेरिट आपकी फाइनल बनेगी वो मुख्य परीक्षा के आधार पर ही बनती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि मैं थोड़ी बातें डिटेल में करूंगा, इसलिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा। जो मेरिट आपकी बनेगी मुख्य परीक्षा की, जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो इन 400 नंबर के आधार पर ही होगा, ठीक, समीक्षा अधिकारी के लिए। और सहायक समीक्षा अधिकारी में मेरिट तो इसी पर बनेगी लेकिन उसमें टाइपिंग टेस्ट भी होगा, ठीक है। तो टाइपिंग टेस्ट है वो भी क्वालिफाइंग है, सिर्फ क्वालिफाई करना है, उसके भी कोई नंबर इसमें जुड़ने वाले नहीं है, ठीक है। तो मेरिट जो आरओ और एआरओ दोनों की बनेगी वो इन्हीं 400 नंबर के आधार पर ही बनती है। प्रारंभिक परीक्षा के नंबर इसमें नहीं जोड़े जाते हैं, ठीक है। आप लोग बार बार कमेंट करके पूछते, मैं यहां पर क्लियर कर दे रहा हूं कि प्रारंभिक परीक्षा के नंबर यहां पर नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ मेंस के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इसमें इंटरव्यू नहीं होता, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दो ही चरण होते हैं, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, ठीक, इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक। इसके बाद सीधे ज्वाइनिंग आपको मिलती है। तो यहां पर जो आपका पहला प्रश्न पत्र होगा वो आपका सामान्य अध्ययन का होगा, ठीक है, जीएस का। जैसे आपने एक एक चीज बारीकी से समझिए, ठीक है भाई। जो लोग पुराने उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो लोग नए हैं वो चीज समझ लें। जैसे आपने सामान्य अध्ययन का पेपर प्री में दिया है, 140 क्वेश्चन आए थे, एक प्रश्न 1 नंबर का था, ठीक है, समय 2 घंटे मिला था। यहां पर क्या होगा, बस आपके 20 क्वेश्चन कम हो जाएंगे। यहां पर प्रश्नों की संख्या आपकी रहेगी 120 और अंक भी रहेंगे 120, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का, ठीक है। और समय आपका होगा यहां पर 2 घंटे, कितना? 2 घंटे का समय होगा, ठीक है। प्रश्न 20 कम हो गए हैं और सिलेबस वही रहेगा जैसे वहां पर सिलेबस था। मैथ रीजनिंग इसमें भी आएगी, ध्यान रखिएगा। जो भी प्रश्न मैथ रीजनिंग के आते हैं वो यहां पर भी आएंगे, यानी कि एज सच पेपर आएगा प्री के जैसा, जस्ट लाइक प्री, ठीक है। तो 120 बस 20 क्वेश्चन कम हो जाएंगे और सिलेबस सेम वही रहेगा, 2 घंटे का होगा। ध्यान रखिएगा यहां पर नेगेटिव मार्किंग है। ये चीज मैं और क्लियर कर दूं कि लोक सेवा आयोग की जितनी परीक्षाएं हैं और जहां पर पेपर ऑब्जेक्टिव है वहां नेगेटिव मार्किंग है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। जैसे कि अब पीसीएस में मेंस में तो ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, लेकिन समीक्षा अधिकारी मेंस में ऑब्जेक्टिव है, ये पेपर है। और एक आपका हिंदी का पेपर होगा 30 क्वेश्चन वाला, ठीक है। तो जहां पर भी ऑब्जेक्टिव है वहां पर नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखिएगा। बाकी जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होंगे, लिखित होंगे, वहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। तो यहां पर भी आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग लागू रहेगी, जैसे कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा में लागू थी, यानी कि 3 गलत पर 1 सही काटा जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया एक पहला पेपर, ठीक है। आपका ये जो है सुबह पेपर होता है और ये आपका 9:30 से 11:30 के बीच में ये आपका मॉर्निंग शिफ्ट पेपर होगा, ठीक है। पर शाम को जो पेपर होगा वो आपका होगा सामान्य हिंदी एवं आलेखन, जिसको हम हिंदी ड्राफ्टिंग कहते हैं या डिस्क्रिप्टिव कहते हैं, ठीक है, या कॉन्सेप्शनल, मतलब जो परंपरागत है, कन्वेंशनल कहते हैं, परंपरागत टाइप पर, ठीक है। और ये पेपर आपका होगा 2.5 घंटे का। कितने का हुआ? 2.5 घंटे का होगा। अंक कितने होंगे? 100 नंबर का पेपर ये होगा, ठीक है। अब इस पेपर को हमको जो है विशेष फोकस करना है, क्योंकि जीएस तो आपने पढ़ रखा है, ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी हमारा जो मुख्य परीक्षा का पूरा पाठ्यक्रम है, हम आपको एक पीडीएफ बना रहे हैं, पूरा कैसे हमको आपको पढ़ाना है वो आपको हम ग्रुप में शेयर करेंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। पूरा एकदम से कैसे पत्र पढ़ाएंगे, कैसे क्या होगा, ये सब जो है सब कुछ आपको उसमें बता देंगे, ठीक। अब देखिए यहां पर हम थोड़ा सा आपसे समय लेंगे इस वाले पेपर पर, क्योंकि ये चीजें जो है नहीं है। हो सकता है बहुत लोग पहली बार मेंस दे रहे हों, ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोग दूसरी बार या तीसरी बार दे रहे हो। तो सब लोग इस बात को अच्छे तरीके से समझ लें कि हमें यहां पर क्या क्या गलती करते हैं। ये पेपर तो आप कर ले जाते हैं, लेकिन हिंदी ड्राफ्टिंग वाले में नंबर क्यों नहीं आते हैं, कहां कमी रह जाती है, पत्र में या फिर गद्यांश में या सारणी रूप में या शब्दावली, कहां पर कमी रह जाती है और पत्र क्यों गलत हो जाता है, ये समस्या जो है हमको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहां पर आपका जो पेपर जो होगा वो आपका 100 नंबर का है, ठीक है। 100 नंबर का कुल पेपर होगा और इसमें जो है
100 नंबर को डिवाइड कैसे किया गया है, तो उसमें जो पहला प्रश्न होगा वो आपका होगा एक गद्यांश का। एक गद्यांश दिया होगा और उस गद्यांश का आपको एक तो सारांश लिखना है, उसका आपको शीर्षक लिखना है और उसमें 3 रेखांकित अंश होंगे, उनकी आपको व्याख्या करनी है। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। अभी हम बताएंगे कैसे। तो ये जो पूरा जो सेगमेंट है गद्यांश का, ये आपका 21 नंबर का होता है। कितना? 21 नंबर का होता है। और इसमें जो गद्यांश का जो सारांश आपको लिखना है वो आपका 6 नंबर का होता है। शीर्षक जो आप लिखेंगे वो आपको 3 नंबर मिलेंगे उसमें आपको, ठीक है। और जो रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है उसके लिए 12 नंबर आपके निर्धारित हैं। तीनों जोड़ देंगे, 6, 3, 12, तो ये आपके 21 नंबर का पूरा ये गद्यांश आता है, ठीक है। अब देखिए जो रेखांकित अंश है, यहां पर अगर 3 रेखांकित अंश हैं तो एक जो है रेखांकित अंश हो गया आपका 4 नंबर का, यानी 4 3 12। और अगर 4 रेखांकित अंश हैं तो आपका एक रेखांकित अंश हो गया 3 नंबर का, यानी 3 चौको 12। तो इस तरीके से ये 3 भी रेखांकित अंश हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन वो नंबर होंगे आपके 12, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर सारांश कैसे लिखा जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। यहां पर देखिए एक सारांश होता है और एक आपका जो है भावार्थ होता है, ठीक है। आपने चीज पढ़ी होगी ना, सारांश हो गया, भावार्थ हो गया, ठीक है। और एक और होता है, मुझे क्लिक नहीं कर रहा है, सारांश हो गया, भावार्थ हो गया और एक और कुछ पूछा जाता है। तो ये 3 चीजें होती हैं। इन तीनों में आपको हम जो है अंतर बताएंगे, ठीक है, कि तीनों में अंतर क्या होता है। तो और जो है रेखांकित अंश आप जो है कैसे उसकी व्याख्या करनी होती है। और मतलब मान लो सपोज कोई रेखांकित अंश स्टार्टिंग में ही है या अंत में है रेखांकित अंश, तो उसकी व्याख्या कैसे करनी है, शीर्षक आप एक अच्छा कैसे निकाल पाए, ठीक है। तो ये जो है चीजें हम आपको बहुत ही विस्तार से बताएंगे। पूरा एक गद्यांश वाला हम एक गद्यांश लेंगे, ठीक है, यहां पर पूरा लिखेंगे या उसको टाइप करवाएंगे और उसमें सब कुछ आपको बताएंगे कि ये इसको आप कैसे हल करना है, कैसे आप इसका सारांश निकालेंगे, कैसे आप इसका जो है रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे और कैसे एक उचित और अच्छा शीर्षक आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये पूरा हम एक वीडियो सर बनाएंगे, ठीक। तो ये तो हो गई बात यहां पर गद्यांश की। अगला जो यहां पर जो आपका होगा वो होगा सरकारी पत्र का सारणी रूप। ये 15 नंबर का प्रश्न होता है और ये 15 नंबर जो बिल्कुल फ्री के होते हैं। फ्री के क्यों होते हैं ये आपको हम जब पढ़ाएंगे सारणी रूप तब बताएंगे। इसमें होता क्या है कि एक सरकारी पत्र पूरा लिखा होता है, प्रेषक, परिस्थिति, विषय और पूरा महोदय वगैरह, पूरा कंटेंट, भौदी वगैरह सब कुछ लिखा होता है, ठीक है। यानी कि पूरा पत्र एक लिखा हुआ मिलेगा। इसको आपको टेबुलर फॉर्म यानी कि सारणी रूप में आपको मेंटेन करना है, लिखना है, ठीक। अब ये सारणी रूप क्या होता है, कितने कॉलम होते हैं, कितने स्तंभ होते हैं, किस स्तंभ में क्या लिखा जाता है, ठीक है। मतलब कॉलम बनेंगे, उसके मतलब कि क्रमांक होगा, दिनांक, पत्र संख्या, विषय या जो भी है, ठीक है। और इसके बाद उसकी विषय वस्तु क्या है और इसके बाद उससे नीचे हमें कैसे उस पत्र को सारणी रूप यानी कि कंसाइज वे में कैसे हमको रिकॉर्ड करना है, कैसे मेंटेन करना है, ये भी आपको हम प्रॉपर तरीके से 2-3 पत्र आपको लिखकर दिखाएंगे, ठीक। 2-3 एग्जाम्पल आपको दे देंगे जिससे कि आप परीक्षा में आराम से इसको कर सकें, ठीक है। 15 नंबर है। अगर आपने मतलब इसमें समझो कि अगर आपने सिर्फ टेबल ही बना दी तो 6 नंबर तो आपको टेबल बनाने मिलते हैं। मतलब कुछ ना लिखा आपने सिर्फ टेबल बना दी, उसको मतलब जो है नॉमिनेट कर दिया, इस कॉलम में ये लिखा जाएगा, ये पत्र संख्या, दिनांक और ये जो है विषय वस्तु या ये जो भी है, ठीक है। 6 नंबर तो उसी को मिलते हैं। और अगर आपने उसके अंदर कुछ लिख दिया तो मतलब कि आप आराम से यहां पर 12-13 नंबर पा सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं, ठीक है। और अच्छा लिख दिया तो आप 14 तक भी पहुंच सकते हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग आते हैं फिर पत्राचार वाला एक टॉपिक आएगा, एक क्वेश्चन होगा पत्राचार, ठीक है, जिसमें जो है ये टॉपिक होता है आपका 24 नंबर का होता है। यहां पर आपसे 3 पत्र पूछे जाते हैं, 3। प्रत्येक पत्र आपका 8 नंबर का पूछा जाता है। कभी पत्र की परिभाषा पूछ दी जाती है, तो कभी विशेषताएं, कभी उसका प्रारूप, तो कभी उसका एग्जाम्पल पूछ दिया जाता है, कभी लिखित प्रारूप पूछ दिया जाता है। तो प्रारूप और लिखित प्रारूप में भी बड़ी कंफ्यूजन होती है। हालांकि हमने पिछली बार पढ़ाया था इस चीज को कि प्रारूप में और लिखित प्रारूप में क्या अंतर है। प्रारूप अगर पूछता है तो आप क्या लिखेंगे, लिखित प्रारूप अगर पूछता है तो फिर आप क्या लिखेंगे, ये दोनों अंतर हमने बताए थे। तो जब हम पत्र पढ़ाएंगे तो आपको फिर से वो मंत्र बता देंगे कि प्रारूप में और लिखित प्रारूप में क्या अंतर होता है, ठीक है। अगर प्रारूप पूछे तो क्या बनाएंगे, लिखित प्रारूप पूछे तो क्या बनाएंगे, क्लियर। अब इसमें आपका शासकीय पत्र होगा, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप, परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पण, प्रतिवेदन, अनुस्मारक, इतने पत्र आपके हैं, ठीक है। अब देखिए अभी तक आपने पत्र, यहां पर मैं थोड़ा सा जो है बहुत ही आपको सतर्क करना चाहूंगा, ठीक है।
और आपको थोड़ा जागरूक करना चाहूँगा कि बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी मैगजीन्स हैं जो पत्र जो है ये सब पत्र के ड्राफ्ट वगैरह परिभाषा सब लिखती हैं, सब उदाहरण आपको देती हैं। लेकिन अब आप ये समझिए कि अब मैं इस समय शासन में हूँ, सचिवालय में हूँ, तो जिन पत्रों को मैं भी पढ़ा करता था तो वही किताबों से हम पढ़ते थे। ठीक है भाई, जैसे आप लोग पढ़ रहे वैसे हम भी पढ़ते थे। लेकिन अब हम आपको क्या करेंगे, अब उससे हट के थोड़ा पढ़ाएंगे। अब वो चीज हम आपको पढ़ाएंगे जो इस समय शासन में यानी कि सचिवालय में वर्तमान में चल रही है। यानी कि सरकारी पत्र का प्रारूप क्या है, अर्ध सरकारी का क्या है, कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञाप। सबसे बड़ी बात, आपको कार्यालय आदेश भी पढ़ना है और कार्यालय ज्ञाप भी पढ़ना है। बहुत माइन्यूट अंतर है, बहुत थोड़ा सा अंतर है, और वही अंतर एग्जामिनर देखना चाहता है कि आपने उस अंतर को मेंटेन किया है कि नहीं किया है। तो यह बहुत जरूरी है कि अगर कार्यालय आदेश पूछा जाए तब भी आप वही लिख देंगे, कार्यालय ज्ञाप पूछा जाता आप तब भी वही लिख देंगे। लेकिन एग्जामिनर है ना, उसको पता है कि कार्यालय ज्ञाप और कार्यालय आदेश एक जैसे होते हैं, मतलब कि 90% तक एक जैसे होते हैं, या कह लो 95% एक जैसे होते हैं। लेकिन वो 5% का अंतर क्या है, वही तो एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है कि आपको पता है कि नहीं है। तो अब हम वही अंतर आपको बताएंगे, क्योंकि ये चीजें प्रैक्टिकली हम लोग रोज करते हैं। कभी कार्यालय आदेश जारी करते हैं तो कभी कार्यालय ज्ञाप जारी करते हैं, कभी अर्ध सरकारी पत्र लिखते हैं, कभी सरकारी पत्र लिखते हैं, कभी अशासकीय पत्र लिखते हैं। हालांकि अपने में अशासकीय यानी कि अनऑफिशियल लेटर नहीं है। ठीक है, तो मतलब है ना कि शासकीय पत्र, अशासकीय पत्र और अर्धशासकीय पत्र, 3 पत्र हो गए। तो ये चीज आपको बताएंगे। अब अर्धशासकीय पत्र व्यक्तिगत रूप से अलग लिखा जाता है, तो क्या आप एक से अधिक लोगों को अर्धशासकीय पत्र लिख सकते हैं? सामान्यतः अर्थशास्त्रीय पत्र में पृष्ठांकन नहीं किया जाता है, प्रतिलिपि नहीं भेजी जाती है। क्या आप विशेष परिस्थितियों में प्रतिलिपि भेज सकते हैं? ये सारी बातों के जवाब आपको मिलेंगे जब हम ये पत्र पढ़ाएंगे। ठीक है, भेज सकते हैं तो क्यों, नहीं भेज सकते हैं तो क्यों? अगर हमको एक से अधिक लोगों को अर्धसरकारी पत्र लिखना है तो फिर हम कैसे लिखेंगे, उनका सीनियरिटी ऑर्डर क्या होगा, किसको हम पहले संबोधित करेंगे? ठीक है, मान लो कई जिले के जिलाधिकारी, 3-4 जिले के जिलाधिकारी, हमको सबको लिखना है, मान लो 4 जिलाधिकारी है, तो किसका नाम पहले आएगा, किसका बाद में आएगा, ये चीज कैसे जो है मेंटेन की जाएगी? तो ये सारी बातें आपको हम बताने वाले। ठीक है, परिपत्र हो गया, विज्ञप्ति हो गया, यहीं पर होती है प्रेस विज्ञप्ति, है ना, टिप्पण। अब जो टिप्पण, चूंकि टिप्पणी हम लोग करते ही है, ठीक है, तो टिप्पण जो आप किताबों में लिखा देखते हैं ना, उससे 100% डिफरेंट टिप्पणी यहां पर की जाती है, आप जान लीजिए। ठीक है, तो वो चीजें हम अब जैसे परीक्षा में लिखना है तो वो भी आपको हम बताएंगे, और प्रैक्टिकली यहां व्यवहार में शासन में क्या हो रहा है, कैसे टिप्पणी, कैसे नोटिंग ड्राफ्टिंग की जाती है, ये बातें भी हम बताएंगे, क्योंकि वही काम हम लोग का रोज का है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा आपको शायद कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि हम आपको व्यवहारिक ज्ञान देंगे। किताबों में आप थ्योरेटिकल ज्ञान लेते हैं, या जहां से भी आप पढ़ेंगे, जो भी आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, वो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दे रहा है। ठीक है, हो सकता है किसी के पास व्यवहारिक ज्ञान हो, दे रहा मतलब उसे कहीं पता हो, लेकिन अब चूंकि मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, ठीक है, तो हम तो आपको यहां पर 10 पत्र लाके दिखा देंगे, देखो ये शासनादेश है, ये शासनादेश है, ये इस विभाग का है, ये इस विभाग का है, ठीक है, कार्मिक का है कि एसएडी का है कि किस विभाग का है, चिकित्सा का है, आबकारी का है, सब कुछ आपको हम बता सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें मतलब पत्र वाले में जो टॉपिक है ना, इसको हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, बहुत ही अच्छे से, एकदम से एक एक चीज क्लियर करके। ठीक है, और भले ही आप इस समय जो है शासन में, सचिवालय में, सेवा में नहीं है, लेकिन हम आपको वो सारी चीजें एकदम से रूबरू करा देंगे, आपको खुद ही लगेगा कि हाँ वास्तव में जैसे मैं ही लिख रहा हूं। ठीक है, और आपकी निश्चित रूप से आपकी लेखन शैली में, आपकी जो भाषा शैली है उसमें एक देखेंगे आप आमूलचूल परिवर्तन आया है, मतलब आपकी भाषा की ग्रेविटी बढ़ जाएगी। आप मतलब आपने जो अभी तक लिखे होंगे, भले ही आपने 2-3 मेंस दिए हों, ठीक है, लेकिन अब आप इस बार मेंस दीजिए मेरे साथ, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि उन मेंस में और इस मेंस में क्या अंतर है। ठीक है, मतलब मैं बहुत बड़े दावे नहीं करता हूं, लेकिन मैं कहूंगा कि मैं कुछ बेहतर करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, मतलब मेरी बात को आप समझिए, अन्यथा मत लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको कुछ बेहतर करके दिखाऊंगा, मतलब हम आपको व्यवहारिक ज्ञान देना चाहते हैं। थ्योरेटिकल ज्ञान तो आपको बहुत सारी किताबें हैं वहां से मिल जाएगा, लेकिन जो प्रैक्टिकली ज्ञान है ना, वो आपको हम दे सकते हैं, या मतलब हम और भी कोई आप वहां से ले सकते, ऐसी बात नहीं है, मतलब मैं जो दूंगा आपको वो व्यवहारिक ज्ञान ही होगा। खैर, मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, इसको अन्यथा मत लीजिएगा आप लोग। खैर, प्रतिवेदन और अनुस्मारक रिमाइंडर क्या होता है, ठीक है, ये सारे पत्र आपको हम पढ़ाएंगे। इसमें आपको पत्र की परिभाषा, पत्र की विशेषताएं, पत्र का प्रारूप,
ठीक है, और पत्र के कम से 2-2, 3-3 एग्जाम्पल उदाहरण देंगे, ठीक है, और विभिन्न पत्रों में अंतर, सरकारी और सरकारी पत्र में अंतर, ठीक है, कार्यालय आदेश और परिपत्र में अंतर, ठीक है, या मतलब जितने पत्रों में अंतर पूछे जाते हैं ना, तो वो सारे आपको अंतर हम भी पढ़ाएंगे, हम पूरा एकदम से प्रॉपर तरीके से पत्र वाला चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा और यहीं पर आपको मूल समस्या आने वाली है, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं सर हमको सिर्फ पत्र पढ़ना है, ठीक है, अरे भाई पत्र क्यों पढ़ना है, कुछ लोग कहते हैं हमको सिर्फ निबंध पढ़ना है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपकी पारिभाषिक शब्दावली, यानी कि ये आपकी प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावली होती है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड्स हैं वो उनको जो है पूछा जाता है, ये 20 नंबर की होती है। आपकी जो है हिंदी टू अंग्रेजी, हिंदी टू इंग्लिश में करना होगा, 5 शब्द आएंगे, एक शब्द 2 नंबर का होता है, ठीक है, 10 नंबर के होंगे 5 शब्द, तो हिंदी में लिखे होंगे उनको अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है, और 5 इंग्लिश में लिखे होंगे उनको हिंदी में कन्वर्ट करना होता है। जैसे मान लो सर्कुलर लिखा हुआ इंग्लिश, सर्कुलर हिंदी क्या है, परिपत्र है, ठीक है, रिमाइंडर लिखा हुआ अनुस्मारक है, ठीक है, अनऑफिशियल लेटर अशासकीय पत्र हो गया, डेमी ऑफिशियल लेटर अशासकीय पत्र हो गया, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासकीय, ठीक है, तो ऐसे शब्द आएंगे। तो इसकी हम आपको एक पूरी लंबी सूची, जो कि हमारे पास एक जो है सचिवालय की ही किताब है, काफ़ी मतलब हमारे एक सीनियर सर हैं तो उनके पास मुझे मिल गई है, काफ़ी पुरानी किताब है वो, ठीक है, तो उसमें शासन के जितने भी प्रशासकीय शब्द हैं तो वो सारे लिखे हुए काफ़ी करीब 100-125 पेज की किताब है, तो उसमें से जो प्रमुख हैं उनको छांट करके हम पूरा एक जो नोट्स बनवाएंगे कि कौन कौन से हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, कौन कौन से पूछे जाएंगे। तो करीब जो है 500-700 या 1000 शब्दों का आपको हम कलेक्शन देंगे, बस उससे बाहर नहीं जाने वाला है। और जो ये 20 नंबर होते हैं ना, ये सॉलिड होते हैं, मतलब कोई काट ही नहीं सकता इसमें, अगर सही है तो 2 नंबर, गलत है तो 0 नंबर, अगर 10 सही है 20 नंबर। और समझिए कि ये जो 20 नंबर है ना, ये आपको सिलेक्शन दिला देते हैं। सोचिए, मान लो किसी का 8 सही हुआ, 16 नंबर, आपका 10 सही है, 4 नंबर बढ़ गया। किसी का मान लो 6 सही हुआ, 12 नंबर, आपका 10 सही हो गया, 8 नंबर बढ़ गया आपके, ठीक है। तो यहां से मतलब बहुत जल्दी आप इंक्रीज कर जाते हैं। इसके बाद मुहावरे और लोकोक्तियां होंगे, इसका आपको पूरा नोट्स देंगे, बहुत सारे मुहावरे, उनका अर्थ क्या होता है, उनका प्रयोग क्या होता है, ये पूरा नोट्स आपको मिलेगा, ठीक है। और 5 मुहावरे पूछे जाएंगे, एक मुहावरे 2 नंबर का होता है, 10 नंबर के होंगे, ठीक है, तो 10 नंबर का मुहावरे होगा। इसके बाद कंप्यूटर ज्ञान, यानी कंप्यूटर से संबंध भी कुछ, जैसे कि सीपीयू क्या है, हार्ड ड्राइव क्या है, मदरबोर्ड क्या है, इनपुट क्या है, कीबोर्ड क्या है, आउटपुट क्या है, स्कैनर क्या है, प्रिंटर क्या है, प्रोजेक्टर क्या है, इंटरनेट क्या होता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या होता है, ठीक है, वेब ब्राउजर क्या होता है, ये सारी चीजें। तो इसका भी हम प्रॉपर आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। कंप्यूटर का बहुत ज्यादा कंप्यूटर में घुसने की आवश्यकता नहीं है, बेसिक बस पूछा जाता है, ठीक है। यहां पर 10 नंबर का पूछा जाता है, कभी कभी 2-2 नंबर के 5 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, कभी 5-5 नंबर के 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ही आपका पूरा पेपर हो गया आपका हिंदी का 100 नंबर का। इसकी हम आपकी बहुत ही बेहतरीन तैयारी कराने वाले हैं, सारे नोट्स आपको देंगे पूरा एकदम प्रिंटेड बाकायदा पीडीएफ में, और क्लास भी प्रॉपर आपको पूरी मिलेगी, ठीक है। हर पत्र को आपको अलग अलग पढ़ाएंगे। तो ये तो बात होगी यहां पर। इसके बाद जैसे ही ये 2.5 घंटे का पेपर खत्म होता है, ये कॉपी आपसे ले ली जाती है और दूसरी बुकलेट ये वाली आपको दे दी जाती है। यानी कि हिंदी का पेपर कहा जाए तो 3 घंटे का होता है, लेकिन 2.5 प्लस आधा, आप समझ रहे हैं ना। सुबह तो आपका जीएस का हो गया, शाम को हिंदी का होता है। हिंदी यानी कि ये लिखित वाली हिंदी और ऑब्जेक्टिव हिंदी, यानी कि सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण, यानी कि जैसे कि प्री में हिंदी पूछी गई ना 60 क्वेश्चन, 6 टॉपिक थे, यहां 1 टॉपिक कम हो जाता है, पर्यायवाची हट जाते हैं, 5 टॉपिक रहते हैं, 30 प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, 60 नंबर का ये पेपर होता है, और समय होता है आपके पास 30 मिनट, यानी कि आधे घंटे का होता है, ठीक है। तो 2.5 घंटे का ये पेपर और आधे घंटा का ये, तो दोनों मिला के हो जाते हैं पूरा 3 घंटे का पेपर, ठीक है। लेकिन इनको डिवाइड किया गया है कि ये 2.5 घंटे बाद आपको तुरंत कॉपी ली जाएगी, और तुरंत इसकी कॉपी, मतलब वहीं बैठे रहना है, बाहर नहीं जाना है, उठने नहीं दिया जाएगा। ये वाली कॉपी ली जाएगी और ये वाली बुकलेट तुरंत दे दी जाएगी, ठीक है। तुरंत आप उसमें भरिए अपना जो है नाम, रोल नंबर, और वो हमारे शीट पर हल करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें आपकी वही विलोम शब्द, तद्भव तत्सम, विशेषण विशेष, वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, ठीक है। ये 5 टॉपिक होंगे, प्रत्येक टॉपिक से आपके 6 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहां पर पर्यायवाची नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। और यहां पर भी आपकी नेगेटिव मार्किंग लागू होगी, ठीक। और ये भी ऐसे सॉलिड नंबर हैं, अगर आपके यहां पर 30 में 30 सही होते हैं तो समझो 60 नंबर आपके आगे, ठीक है। कोशिश करिएगा यहां पर आपसे कोई गलती ना हो, ठीक है। हालांकि हमने तो यहां पर मतलब हमेशा जब भी मैंने मेंस दिया है तो अच्छा स्कोर आया है, 29 और 30 से कभी हमारे कम सही नहीं हुए हैं, मतलब हमेशा 29 सही होते थे या 30 के 30 सही होते थे। अगर मान लो कोई प्रश्न एक आध गलत आयोग की तरफ से हो गया तो वो अलग बात है,
वरना अच्छा होता था। ठीक, तो ये तो आपकी हो गई हिंदी की बात। अब हम आते हैं भैया निबंध पर, जो बहुत जरूरी हमारे लिए है। निबंध जो है कैसे पढ़ा जाए, कहां से पढ़ा जाए, कौन सी किताबें पढ़ें, कौन सी मैगजीन पढ़ें, कौन से न्यूज़पेपर पढ़ें, या हम एक अच्छा निबंध कहां से तैयार करें, इस पर हम एक स्पेशली वीडियो बनाएंगे बहुत जल्दी, और उसमें बताएंगे भैया यहां से आप पढ़ो या कैसे पढ़ो, या हम आपकी निबंध में क्या हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको हम पूरी सारी चीजें बताएंगे कि मतलब हमारा जो बैच होगा, जो स्पेशल बैच है, टारगेट बैच है 10 अप्रैल के लिए, 10 अप्रैल 2022 के लिए, तो उसमें हम आपको निबंध कैसे पढ़ाएंगे और आपको क्या करना है और मुझे क्या करना है। ठीक है, जब दोनों लोग मिल करके कोई काम करेंगे तभी आप अच्छा निबंध लिख पाएंगे। क्योंकि 120 नंबर यहां पर आपके निबंध के हैं, 3 निबंध पूछे जाते हैं, एक निबंध आपका 40 नंबर का होता है। ठीक है, 3 नंबर निबंध आपके हो गए 120 नंबर के, और प्रत्येक निबंध आपको 600 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, पीसीएस में यही आपको 700 शब्दों में लिखना होता था, यहां पर आपको 600 शब्दों में एक निबंध लिखना है। 3 निबंध आपके 1800 शब्दों में लिखे जाएंगे। ठीक है, समय आपके पास होगा 3 घंटे, यानी कि 1 घंटे में एक निबंध। बहुत अच्छा आप लिख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 40 से 45 मिनट में हम तो आराम से एक निबंध बढ़िया लिख लेते थे, बस उसकी ड्राफ्टिंग अच्छी सी हो जाए। सबसे खास बात होती है निबंध की ड्राफ्टिंग। अगर एक बार आपने ड्राफ्टिंग कर ली निबंध की, फिर तो कोई आपको, बस आपकी कलम रुकेगी नहीं, चलती रहेगी चलती रहेगी। ठीक है, लेकिन ड्राफ्टिंग कैसे करें, यही बात तो आपको हमको बतानी है। ठीक है, बताएंगे वीडियो बना करके पूरा, क्योंकि समय उसमें हमको करीब 20-25 मिनट लगेगा बताने में, तो स्पेशल वीडियो बनाएंगे। अब देखिए यहां पर जो निबंध यहां पर 3 खंड होते हैं, खंड का, खा और खंड गा। खंड का में 3 निबंध होंगे, खंड खा में 3 निबंध होंगे, खंड गा में 3 निबंध होंगे। प्रत्येक खंड से आपको एक निबंध करना है, किसी खंड से आप 2 निबंध नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। किसी खंड से आप 2 निबंध नहीं कर सकते, इन्हीं तीनों में से आपको एक करना है, इन्हीं तीनों में से एक करना है, और इन्हीं तीनों में से एक करना है। प्रत्येक खंड से एक निबंध अनिवार्य है। ठीक है, तो इसमें 3 होंगे, एक साहित्य और संस्कृति पर होगा, दूसरा सामाजिक क्षेत्र पर होगा, तीसरा आपका राजनीतिक क्षेत्र पर होगा। ठीक है, और खंड खा में क्या होगा, पहला निबंध होगा विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, यानी कि साइंस से रिलेटेड होगा, दूसरा आपका आर्थिक क्षेत्र से रिलेटेड होगा, तीसरा आपका कृषि एवं व्यापार से। ठीक है, तो यहां पर क्या हम आपको कम से कम 20 निबंध कंप्लीट पूरे लिखे हुए देंगे। ठीक है, और जो हमारे निबंध लिखे होंगे ना, वो 600 शब्दों नहीं, 1000 से 1200 शब्दों में लिखे होंगे। वो इसलिए क्योंकि जब 1000 से 1200 शब्द जब आप पढ़ेंगे तभी आप 600 शब्द लिख पाएंगे। अगर 600 ही पढ़ के जाएंगे तो आप 400 लिख पाएंगे, फिर 200 शब्द कहां से लाएंगे, फिर आप 200 शब्द बना के लिखेंगे, तो कितना बनाएंगे भाई, 200 आपको इसमें बनाना है, 200 शब्द इसमें बनाएंगे, तो मतलब क्या होता ना कि शब्दों का रिपीटेशन होने लगता है, और जैसे शब्दों का रिपीटेशन होता है एग्जामिनर आपको पकड़ लेता है कि इस लड़के को नहीं आता, ये बना के लिख रहा है। तो शब्दों का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए कि वही चीज आप बार बार लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने एक लाइन लिखी, फिर जो है आधे पेज के बाद फिर से वही लाइन आ गई, वही शब्द आ गए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमेशा आप नई चीज लिखें। तो नई चीज कैसे लाएंगे, जब आप 1000 से 1200 शब्द पढ़ करके जाएंगे तभी आप उसमें 600 सवा 600 शब्द लिख पाएंगे। ठीक है, और यहां पर कैसे शब्द गिने जाते हैं और कितने शब्द, जैसे 600 पूछा गया। ठीक है, तो मतलब 600 में अगर मान लो थोड़े बहुत कम ज्यादा रह जाते हैं तो वो कितना लिमिट है, तो वो भी आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो करीब 20 निबंध आपको हम कंप्लीट लिखे हुए देंगे, 20 निबंध। ठीक है, पूरा एकदम से एक निबंध 1000 से 1200 शब्द में होगा। ठीक है, हर टॉपिक से। ठीक है, और करीब 10 आपको हम संभावित निबंध बताएंगे जिस पर आपको लिखना रहेगा। वो निबंध आप लिखकर मुझे भेजेंगे। ठीक है, लिख करके आप फोटो खींच के मुझे भेजेंगे, यहां पर मेरे द्वारा उसको चेक किया जाएगा। चेक करने के बाद जो भी गलतियां होंगी वो आपको बताया जाएगा, आपने यहां पर ये गलती की, आपको यहां ने ये लिखना चाहिए था, ऐसे फ्लो चार्ट बनाना चाहिए था, यहां पर मैप बनाना चाहिए था। कुछ लोग कहते हैं कि मतलब मैप नहीं बनाना चाहिए, फ्लो चार्ट नहीं। अरे किसने कहा भाई, किसने कहा कि निबंध में मैप नहीं बनाना चाहिए, किसने कहा कि फ्लो चार्ट या टेबल नहीं बनाना चाहिए, किसने कहा। अब यही तो बात है ना कि अब 120 है, 120 नंबर का है। ठीक है, अब इसमें अगर 80+ आप लाना चाहते हैं तो फिर आपको तिकड़मबाजी करनी पड़ेगी, कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, वरना 60-65 नंबर तो ऐसे ही आ जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं पढ़ेगा आप ऐसे चले जाएंगे ना तो 60-65 नंबर तो ऐसे ही आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको 80+ पहुंचना है तो फिर आपको तिकड़मबाजी करनी पड़ेगी, उन लोगों से हट के निबंध लिखना पड़ेगा। और वही बात हम आपको बताएंगे कि कहां पर आपको फ्लो चार्ट देना है, कहां पर आपको टेबल देनी निबंध में, कहां पर आपको मैप बनाना है। ठीक है, ये क्रिएटिविटी है, ये हमें अपने अंदर लानी होगी, खुद अपने आप सोचना होगा कि हम यहां पर क्या कर सकते हैं, वरना पेज भरने तो सब लोग जाते हैं और सब भर के आ जा देंगे। ठीक है,
तो वो जो 600 शब्द 18 शब्द आपने लिखे हैं, आपको लगता है कि एग्जामिनर उनको पढ़ेगा? इतना समय उसके पास है, आप ही की कॉपी नहीं है, सैकड़ों कॉपी उसके पास लगी हुई है लाइन से, ठीक है, और उसका टारगेट है कि दिन भर में इतनी कॉपी चेक करना है। तो बताओ 18 शब्द आपके पढ़ेगा? जीवन में कभी नहीं पढ़ेगा। वो उन्हीं चीजों को सिर्फ देखता है जो उसके काम की हैं और जो उसको फोकस कर रही हैं। वो समझ जाएगा कि तुम कहना क्या चाह रहे हो, ठीक है। तो कम शब्दों में हमको वहां पर उसको अधिकतम समझा देना है। और ये कैसे संभव होगा? फ्लो चार्ट, टेबल और मैप के माध्यम से। ये आपको हम बताने, ठीक है, कहां पर कौन सी चीज डालनी है। तीसरा आपका राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम यानी कि करंट से रिलेटेड होगा। दूसरा प्राकृतिक आपदा यानी कि बाढ़, सूखा, भूकंप, चक्रवात, भूस्खलन, इससे संबंधित होगा। और तीसरा आपका इसमें होगा राष्ट्रीय विकास योजना यानी कि जो भी केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की योजना चल रही है, इससे संबंधित आपका निबंध होगा। तो ये आपसे जो है 9 निबंध पूछे जाएंगे, यहां पर करने आपको 3 हैं, ठीक है, 3 निबंध आपको करने हैं। तो ये हमारा पूरा था पाठ्यक्रम 400 नंबर का, ठीक। और इस तरह आपको तैयारी करनी है। बाकी एक एक टॉपिक लेकर के, निबंध का हो गया, गद्यांश का हो गया, पत्र का हो गया, ठीक है, कंप्यूटर का हो गया, तो ये सारी चीजें आपको हम बीच बीच में बताते रहेंगे कि कैसे आपको तैयारी करनी है। और मुख्य परीक्षा का बैच हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, बस 1-2 दिन में, और आपको उसकी ग्रुप में सूचना भेज दी जाएगी, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप लोग अपनी जो है मेंस की ओर फोकस करेंगे। जो हो गया उसको छोड़िए, ठीक है, जैसा भी हुआ है, लेकिन आपको लगता है, आप उम्मीद है कि हमारा मेंस हो सकता है, तो आप लोग तैयारी में जुट जाइए। क्योंकि भाई कट ऑफ कितना कम चला जाए, कितना ज्यादा चला जाए, किसी को पता नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आपका 110 प्लस हो रहा है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, फीमेल तो बिल्कुल तैयारी कर दे 110 प्लस पर, ठीक है, तो मेल भी करें ऐसा नहीं है, ठीक है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों। तो लेकिन वही ना कि मतलब तैयारी तो करनी पड़ेगी ना, मेंस तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और बाकी 2022 की वैकेंसी भी आने की संभावना है। अभी कुछ चर्चा में जैसे चल रहा है, तो मतलब हो सकता है वो जुलाई के बाद ही संभावना बन सकती है कि जून जुलाई के बाद जो है 2022 की वैकेंसी आने की संभावना बन सकती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें, पूरा मेंस का सिलेबस समझ में आ गया होगा। और अपना जो है आप लोग पूरा सामान निकाल लीजिए, कॉपी किताब जो भी है मेंस वाला, और हम भी जो है बिल्कुल तैयार हो जाएं। दोनों लोग मिलकर जब तैयारी करेंगे तभी जो मेंस हमारा क्लियर हो पाएगा, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।